from Government College of Home Economics, Lahore, and now working as Associate Professor and Principal in Government College of Home Economics, Multan. This was my introduction, and today I just want to say to my students, to the students listening to me, that I have been teaching the students since 30 years and more than that. But this is my first experience in life that I am taking such kind of class. So if you find any kind of problem in coordination, then I'm sorry. I'll try my best to make the things as clear as possible to the students. First of all, if my voice is clear to you, can somebody tell me, Mr. Shehzad, are you online? Can you hear me? जी ma'am. All right, all right. I'm talking to the students now at the moment. बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ, अल्लाह के नाम से हमने शुरू किया है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत सारी कायनात ही अल्लाह ताला ने बनाई है, लेकिन 4 चीज़ों को मैं सबसे पहले आपको मुख्तसरन बताती हूँ कि 4 चीज़ों को अल्लाह ताला ने अपने हाथ से तख्लीक किया है। उनमें से एक है इंसान। यस मैम। दूसरी चीज़ है कलम। तीसरी चीज़ है अर्श अल्लाह ताला का, और चौथी चीज़ है जन्नत। बाकी चीज़ों के लिए अल्लाह ताला ने कुन कहा है और वो खुद ब खुद बन गई हैं। इससे आपको पता चलेगा कि इंसान की और कलम की और सीखने की यानी नॉलेज की कितनी ज़्यादा अहमियत है। ये चीज़ें हमें ले जाएंगी जन्नत की तरफ इंशाअल्लाह। नेक्स्ट बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ये कि अल्लाह ताला ने जो सबसे पहला रिलेशनशिप दुनिया में बनाया था वो शौहर और बीवी का था। हस्बैंड और वाइफ की कंसेप्शन से ही नई जिंदगी का आगाज हुआ, और इसी तरह इतनी ज्यादा पॉपुलेशन जो दुनिया में आपको नजर आ रही है, दिस इज हाउ वी केम इनटू दिस वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक भी यही है, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लिए शादी का बंधन बनना जरूरी है, और उसके बाद कंसेप्शन, और उसके बाद से फिर हम प्रेगनेंसी के बारे में स्टडीज करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं बॉडी में और क्या क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होंगी। ये दोनों चीजें साइड बाय साइड चलती जाएंगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बताना चाहती हूँ, आपको पहले भी पता होगी लेकिन जस्ट रिपीटिंग इट अगेन फॉर यू, कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ के बारे में क्या कहा है। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, mental and social well-being and not merely the absence of disease। जिस शख्स को बीमारी नहीं है, जरूरी नहीं कि आप उसे सेहतमंद कहें, किसको कोई बीमारी नहीं, ये सेहतमंद नहीं है। उसकी टोटल कंप्लीट फिजिकल वेलबींग की जरूरत होती है। फिजिकल वेलबींग के साथ उसकी मेंटल वेलबींग ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी आपने सुना होगा। मेंटल वेलबींग के लिए इंसान को पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है। आजकल हमारे दरमियान बहुत, हमारी सोसाइटी में नेगेटिव अप्रोच बहुत ज़्यादा है, इसको हमें ओवरकम करना पड़ेगा एंड मोर पॉजिटिव एंड मोर सक्सेसफुल एंड मोर प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। एंड नेक्स्ट है आपके लिए जो थर्ड नई चीज़ है, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग तो समझ में आता है, लेकिन थर्ड चीज़ जो है वो बहुत अहम है, बच्चों की नज़र उस पर नहीं जाती, वो है सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग का भी हेल्थ के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुक है। सोशली आपको किसी हद तक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गुर्बत से पनाह मांगी है। जब आप गुर्बत की लकीर से नीचे बहुत सारे लोगों को देखते हैं या बहुत लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में देखते हैं, तो उनकी भी सोचने समझने की सलाहियत भी कम हो जाती है, और फिजिकल डिफॉर्मिटीज बहुत होती हैं, मेंटली भी सोचने की सलाहियत नहीं होती उनके अंदर। लिहाजा सोशली भी किसी शख्स को स्ट्रांग होने की जरूरत है। सोशली स्ट्रांग होने के लिए जरूरी है आप फिजिकली अगर एक्टिव हैं तो उससे इंशाल्लाह आपकी मेंटल हेल्थ, अचीवमेंट ऑफ एजुकेशन, एंड देन फिर आपकी टोटल होल पर्सनालिटी की डेवलपमेंट, और उसके साथ साथ फिर आप हेल्दी होंगे तो कम पैसा डॉक्टर को खर्च करेंगे और मेडिसिन पे कम खर्च करेंगे और मोर ऑन न्यूट्रिशन खर्च करेंगे। सो न्यूट्रिशन, गुड न्यूट्रिशन इज रिलेटेड टू good health, and good health is related to good mind, and then it continues throughout the life cycle. So let's come towards pregnancy. तो इसका फर्स्ट पेज अगर आपने खुला हुआ है तो उसमें एक फर्स्ट पॉइंट है, मेक अ प्लान एंड टेक एक्शन, सी योर डॉक्टर। इसमें प्लानिंग की इस तरह जरूरत है कि इसके लिए शादी के बाद आप सोचते हैं कि नाउ यू आर रेडी
फॉर प्रेगनेंसी, तो उसके लिए फिर आपको मनसूबाबंदी करनी पड़ती है, इफ यू आर रेडी फॉर इट। थर्ड पॉइंट है टेक 400 माइक्रोग्राम्स ऑफ फॉलिक एसिड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ब्रेन डेवलपमेंट के साथ ताल्लुक है और इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसकी लिए आपको स्लाइड्स दिखाई जाएंगी। स्टॉप ड्रिंकिंग अल्कोहल, स्मोकिंग एंड यूजिंग सर्टेन ड्रग्स। ड्रिंकिंग अल्कोहल, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम्स, तो हमारी ज़्यादातर ख़वातीन ना स्मोकिंग करती हैं और अल्कोहल भी नहीं है, और जो ड्रग्स को लेना मना किया है उसके लिए पहले वाला पॉइंट देखिए, सी योर डॉक्टर। आपका डॉक्टर खुद ही आपको कह देगा, जैसे टेट्रा साइक्लिन है या थाइलॉइड थाइलिडोमाइड है, दो मेडिसिन के नाम मैंने एक डॉक्टर से पूछ के लिखे हैं। ये मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो वो अगेन सी योर डॉक्टर वाला पॉइंट है। आप डॉक्टर से पूछेंगे कि वो आप बताएंगे कि ये मेडिसिन आप ले रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपको रोक देंगे। अवॉइड टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डाइट में कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस नहीं होते, ये फिर सी योर डॉक्टर में आ जाएगा। लेकिन अपने एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए अगेन मैं यही आपसे कहूंगी कि सफाई निस्फ़ ईमान है। We must develop a long life habit of cleanliness, and not only cleaning our own selves but cleaning our environment and disposing of the garbage in with the sense of responsibility. क्योंकि गार्बेज को इधर उधर खिलाना, इधर उधर फेंकना भी जो है वो अपने इस प्लेनेट को बर्बाद करना है। अल्लाह ताला ने ये प्लेनेट हमें तोहफे में दिया है, इसलिए हमें इसकी भी कदर करनी है, क्योंकि इसमें हम रहते हैं। अगर ये साफ होगा तो फिर हमारी लाइफ भी साफ सुथरी और सेहतमंद होगी। रीच एंड मेंटेन ए हेल्दी वेट। ये वही बात आ जाती है कि प्रेगनेंसी से पहले ही आपको अच्छी न्यूट्रिशन लेनी चाहिए, और न्यूट्रिशन ड्यूरिंग लाइफ साइकिल में आपने पढ़ा होगा या आइंदा आने वाले वक्त में आप पढ़ लेंगे कि हर एज लेवल पे आपको हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ेगा और हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी। फैमिली हिस्ट्री का जाना नेक्स्ट पॉइंट है, इसलिए ज़रूरी है कि अगर फैमिली में कोई डिजीजेस चली आ रही हैं तो उनको ओवरकम किस तरह करना है, फैमिली में वो फैमिली हिस्ट्री को इसलिए डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। फिर गेट मेंटली हेल्दी। मेंटली आपका हेल्दी और पॉजिटिव अप्रोच के साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी अप्रोच पॉजिटिव होगी, इंशाल्लाह द प्रेग्नेंट वुमन विल गिव बर्थ टू अ हेल्दी चाइल्ड, क्योंकि इसका ब्रेन के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, और इसके साथ साथ इसका सोशली इस तरह भी ताल्लुक है कि आप लाइफ पार्टनर जो है उसकी भी जिम्मेदारी है कि he must make his life partner feel comfortable and feel happy and feel good. जितना वो मेंटली रिलैक्स होगी उतना ही ज्यादा प्रेगनेंसी भी अच्छी होगी, हेल्दी होगी, और ये एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, आपकी एक पिक्चर आएगी ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में वही बात आ जाती है कि अंडरवेट शख्स होगी, खातून जो होगी, वो शी विल फेस सीरियस प्रॉब्लम एट चाइल्ड बर्थ, फिर स्टिल बर्थ का भी खतरा है, और ओवरवेट शख्स जो है वो भी जेस्टेशनल डायबिटीज, इस बार इसको गेस्टेशनल डायबिटीज भी प्रोनाउंस करते हैं, उससे भी बचेगी, और हाइपरटेंशन और बहुत सारे डिलीवरी के वक्त भी बहुत सारे मसाइल और कॉम्प्लिकेशन से महफूज रहेगी। अगर ये आपको एक डायग्राम दिखा सकें, इस वक्त वेट ग्राफ बना हुआ है हेल्दी, वीक एंड ओवरवेट पर्सन के वेट गेन का। अगर आप देख लें तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको बताती हूँ कि एक हेल्दी शख्स जो है, हेल्दी खातून 25 से 35 पाउंड का इजाफा होगा। वीक खातून में 28 से 40 पाउंड का, यानी कि ज्यादा वेट गेन करेगी एक वीक खातून, और ओवरवेट 15 से 25 पाउंड सिर्फ वेट गेन कर सकेगी। इसका मतलब ये आपको समझाना है कि कुदरत का भी एक बहुत ही उम्दा निज़ाम है। अल्लाह ताला ने ये निज़ाम हमारी बॉडी के अंदर एडेप्टिव निज़ाम रखा है कि जब किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है तो अल्लाह ताला की तरफ से उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, यानी कमज़ोर औरत के अंदर ऑटोमेटिकली मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगी और मिनिमम लॉसेस होंगे, और ओवरवेट औरत के अंदर मिनिमम एब्जॉर्प्शन होगी और लॉसेस से भी लॉसेस तो नहीं ज्यादा होंगे लेकिन एब्जॉर्प्शन भी कम होगी। तो ये असूल हमारी जिंदगी में बहुत सारी जगहों पर अप्लाई होता है कि जितना शख्स वीक होगा उसके अंदर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। छोटी सी मिसाल के जरिए वाज़ेह करती हूँ
कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपके अंदर आयरन लॉस हो जाती है बहुत ज्यादा। तो आयरन आपके अंदर कम हो जाती है। अगर आपने 1 लीटर, या 1 लीटर तो नहीं आप दे सकते, 1/4 लीटर आपने ब्लड डोनेट किया है, तो अब कुदरत का निज़ाम ये नहीं है कि आप वीक हो जाएंगे। कुदरत का निज़ाम ये है कि आपके अंदर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द इंटेस्टाइन increases as compared to a normal person who has not donated blood। यानी जिसमें ब्लड डेफिशिएंसी है या जिसका ऑपरेशन होके हटा है, जिसके अंदर किसी वजह से ब्लड लॉस हो गया है, उसके अंदर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन बढ़ जाएगा। तो दिस इज, ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक हेल्पिंग और अडेप्टिव निज़ाम पैदा किया है जो कि हमारे लिए हेल्पफुल है। आगे आ जाता है आपका प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन का पेज। इसमें न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स ट्रेमेंडसली इंक्रीज होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और जिंदगी के खातून की जिंदगी के किसी भी हिस्से में इतनी ज्यादा डेवलपमेंट, हाईली डेवलपमेंट नहीं होती जितनी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है। क्या क्या डेवलपमेंटल चेंजेस आएंगे ये हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले है BMR कितना ज्यादा बढ़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी बात पहले बता दूं कि BMR क्या होता है। आपको पता होगा बेसल मेटाबॉलिक रेट है। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, शायद अगर बच्चों को नहीं पता, तो आपका जो मेटाबॉलिज्म एट रेस्टिंग पोजीशन है, इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, लाइंग इन बेड एट अ कंफर्टेबल पोजीशन एंड कंफर्टेबल टेम्परेचर एज वेल। ये नहीं कि आप बहुत सर्दी ये सब गर्मी में लेटे हुए हैं, इन अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट एट अ कंफर्टेबल प्लेस आप रेस्टिंग पोजीशन में हैं, तो उस वक्त जो आपका मेटाबॉलिक रेट होगा दैट इज कॉल्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो कि प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 5%, सेकेंड में 12 और थर्ड में भी 12%। और इसके लिए कैलोरी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती हैं जिनको कि हम इस तरह से देखेंगे। ये मैं आपको बताती चलूं कि कैलोरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं 340 किलो कैलोरीज पर डे आपको चाहिए सेकेंड ट्राइमेस्टर में, एंड थर्ड में आपको 450 किलो कैलोरीज पर डे एक्स्ट्रा चाहिए। ये मैं आपको थोड़ा सा, इसका जिक्र तो आगे जाके एनर्जी में आता है, लेकिन मैं यहीं से आपको थोड़ा सा बता दूं। चलिए एनर्जी पे जाएंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि बॉडी ने ज्यादा काम करना है, ज्यादा मसल्स बनने हैं, ज्यादा ब्लड फॉर्मेशन होनी है, ज्यादा हड्डियां बननी है, और बॉडी ज्यादा काम कर रही है, इसलिए उसको ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत है। तो कितनी कैलोरीज एक नॉर्मल शख्स खाता है और कितनी एक प्रेग्नेंट, ये इंशाल्लाह इन द कमिंग पेज एक आएगा, उसके ऊपर हम पढ़ लेंगे। अच्छा, उसके बाद है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चेंजेस। इसमें ये है कि इसमें भी नोजिया एंड कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ये नॉर्मल छोटे छोटे मसाइल हैं, ये हल हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। और चेंजेस इन बॉडी फ्लूइड, फ्लूइड एकदम से ज्यादा हो जाता है शुरू में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही, और यही वजह है कि प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन और आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाती है, और उसको ओवरकम करने के लिए फिर इसकी ज्यादा फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए मोर प्रोटीन एंड मोर आयरन की जरूरत पड़ेगी, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। आगे है व्हाट व्हाई इज इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव गुड न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये तो आपको काफी हद तक मेरी बातों से समझ आ गया होगा कि क्यों चाहिए। हाईली डेवलपमेंटल काम हो रहे हैं बहुत ज्यादा, बॉडी के अंदर बहुत सारी नई चीजों की फॉर्मेशन हो रही है, न्यू ब्लड, न्यू सेल्स, न्यू DNA is being produced, and all the organs of the fetus are being produced। तो उसके लिए आप खातून जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसका यूट्रस का साइज इनलार्ज हो रहा है, और साथ के साथ उसको सपोर्टिव मसल्स की भी फॉर्मेशन हो रही है, और बॉडी को फीटस की सपोर्ट के लिए प्रोटेक्टिव लेयर्स बॉडी में बन रही हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए। और वेल नरिश्ड माँ जितनी होगी वो हेल्दी बेबी को प्रोड्यूस करेगी, और प्री मेच्योर बर्थ का जो है चांस वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट पेज है एनर्जी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये वही बात थी जो मैं आपसे पहले कर रही थी कि आपकी अगर रोजाना की, मैं आपको सादा अल्फाज में बताऊं कि अगर आप रोजाना 2000 किलो कैलोरीज ले रहे हैं, एनर्जी इतनी ज्यादा आप ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको रोजाना की बुनियाद के ऊपर 300
तकरीबन यहाँ लिखा हुआ है, बाज बुक्स में है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 300, फिर 350 और थर्ड ट्राइमेस्टर में 450 किलो कैलोरीज का इजाफा करना जरूरी है। जितना आप ले रहे हैं उसके मुताबिक 2000 अगर आप ले रहे हैं। अब यहाँ मैं ये बात आपको एक्सप्लेन करती जाऊं कि आपके लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत ज्यादा ये बात डिपेंड करती है। आपके लाइफस्टाइल के साथ साथ आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस, यानी कितनी गर्मी या सर्दी है, इन बातों का भी इन्हिसार इसकी इनटेक के ऊपर होता है। मसलन अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं तो फिर आपकी इनिशियल रिक्वायरमेंट ही थोड़ी थी, आपने इस वक्त पूरी 300 कैलोरीज लेनी है। मॉडरेट वर्कर हैं तो आपकी इनिशियल रिक्वायरमेंट से ज्यादा थी, इस पेज के मुताबिक 300 एक्स्ट्रा, जबकि बाज बुक्स के मुताबिक 350 एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए। और अगर हैवी वर्क ले रहे थे तो आपकी इनिशियली 3000 तकरीबन कैलोरीज आप पहले ले रहे थे और आपको एडिशनली अब 450 लेनी चाहिए। ये थोड़ा बहुत वेरिएशन इसकी मौजूद हैं डिफरेंट किताबों में। अब आ जाता है प्रोटीन फैट्स रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ से डिसएग्री आपसे इस तरह करूंगी कि उन्होंने फॉरेन ही ग्रोथ ऑफ फीटस दे दिया है। यहाँ के मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करती हूँ, हमें थोड़ा सा इसके ऊपर चलना पड़ेगा इससे पहली स्टेज के ऊपर, जायगोट के ऊपर। तो इसलिए हम आते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जायगोट की पिक्चर दिखाई जाए बच्चों को, उसके बाद एम्ब्रियो की, उसके बाद फीटस की और उसके बाद नी की, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। फीटस जो है वो तो अगली स्टेज है, इसलिए हम इसको इस तरतीब के साथ आगे बढ़ेंगे। जब कंसेप्शन होता है, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम मिलता है और फर्टिलाइजेशन होती है, तो जो सेल बनता है उसे जायगोट कहते हैं, आप सब जानते होंगे। जायगोट बनने के फौरन बाद उसकी डिवीजन शुरू हो जाती है एंड जायगोट टेक्स 2 weeks, approximately 2 weeks to be implanted in the walls of uterus. 2 हफ्ते लेता है ये यूट्रस की दीवारों में फिक्स होने के लिए। आप जायगोट की पिक्चर देख सकते हैं, इसके सेल्स की डिवीजन हुई हुई है और काफी सारे सेल्स पे मुश्तमिल है। जायगोट जब इम्प्लांट कर लेता है तो उसके बाद जो उसकी अगली स्टेज है उसे एम्ब्रियो कहते हैं। 5 weeks के बाद एम्ब्रियो का साइज आधा इंच होता है, लेकिन 5 weeks में आप सुन के हैरान होंगे कि बच्चे की मुकम्मल नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट हो चुकी होती है। इसलिए मैंने बाकी चीजें फीटस डेवलपमेंट को छोड़ के पहले मैं एम्ब्रियो वाले उसके ऊपर स्टेज के ऊपर आई हूँ। एम्ब्रियो का साइज मैंने आपको बताया है 5 weeks में ½ इंच और 11 weeks में 1 इंच यानी डबल हो जाता है। एम्ब्रियो जो है वो मैक्सिमम उसकी डेवलपमेंट और उसकी सेल डिवीजन के जरिए उसकी ग्रोथ हो रही होती है। पहले 24 आवर्स में ये डबल द साइज ऑफ ओरिजिनल साइज हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी फिर ग्रोथ में कमी आती है। 11th वीक ऑफ कंसेप्शन के बाद जो पीरियड आता है उसको हम कहते हैं फीटल स्टेज। फिर जो न्यू बॉर्न है उसे हम फीटस कहना शुरू कर देते हैं। तो अब हम पहले, ये तो मैंने आपको 3 स्टेजेस बता दी और आखिरी स्टेज न्यू बॉर्न है बच्चा जो कि दुनिया में आ जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब यूट्रस में जायगोट इम्प्लांट कर देता है तो पहली चीज जो बनती है वो है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा डेवलप होता है यूट्रस में और प्लेसेंटा की डेवलपमेंट के साथ 2 और स्ट्रक्चर्स, अहम बात ये है कि 2 more structures are formulated। और वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है एमनियोटिक सैक और दूसरा है अम्बिलिकल कॉर्ड। ये भी आपको यहाँ से शायद किसी पिक्चर के जरिए दिखाया जाए। एक पिक्चर अवेलेबल है जिसमें प्लेसेंटा की एनलार्जमेंट है, दूसरा एमनियोटिक सैक में न्यू बॉर्न पिक्चर्स अगर आप समझ आ जाएगी। एमनियोटिक सैक क्या होती है? ये एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बच्चा आराम करता है, शुरू में खेलता कूदता है और मूवमेंट्स करता है। जो 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 उसका साइज बड़ा होता है तो उसके लिए थोड़ी जगह रह जाती है, फिर उसकी मूवमेंट जरा कम हो जाती है। और दूसरी चीज है अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल आपकी आवाज कॉर्ड बहुत कम आ रही है। अब ठीक आ रही है? नाउ इट इज क्लियर? मैम आवाज ठीक है आपकी।
इज इट क्लियर नाउ? जी जी। यस मैम, क्लियर है। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, समझ आ गया। यूट्रस के जब इम्प्लांट हो जाता है तो फिर प्लेसेंटा फॉर्मेशन शुरू होती है। प्लेसेंटा जो है वो दो और चीजों को बनने के लिए दो स्ट्रक्चर को जैसे फॉर्मुलेट होते हैं। उसके बाद एक एमनियोटिक सैक और दूसरी है अम्बिलिकल कॉर्ड। एमनियोटिक सैक में बच्चा रेस्ट करता है, ये उसका हाउस है। और अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसके बेली बटन या उसके अम्लाइकस के साथ एक कॉर्ड है जो बाद में भी पैदाइश के बाद आपने देखी होगी। वो कॉर्ड प्लेसेंटा के साथ जुड़ी हुई होती है। अब अगर आप प्लेसेंटा का एनलार्जमेंट देखें तो आप देखें कि बच्चे और माँ की जो वेन्स और आर्टरीज है वो इंटरवीव हुई हुई हैं। अब बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड जो है प्लेसेंटा के साथ ज्वाइन कर जाती है। अब आपको समझ आ गया ज्वाइनिंग का फायदा है कि यहाँ तमाम न्यूट्रिशन वो बच्चे की बॉडी में ट्रांसफर कर। अगर आप प्लेसेंटा देख रहे हैं, एनलार्जमेंट ऑफ प्लेसेंटा, तो आप देखिए कि वेन्स एंड आर्टरीज ब्लू एंड रेड कलर में आर्टरीज एंड वेन्स ऑफ द चाइल्ड जो कि बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए से कनेक्टेड हैं, वो आपको नजर आएंगी। और वो कहाँ बेद कर रही हैं, वो कहाँ मौजूद हैं, उनके सराउंडिंग एरिया में माँ का ब्लड है, वो ब्लड के पूल के अंदर मौजूद हैं इस वक्त। अब कुदरत का ये करिश्मा है कि और प्लेसेंटा के 3 रोल्स आपको सामने आएंगे। ये हाईली एक्टिव ऑर्गन है और हाईली मेटाबॉलिकली बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। वो कौन से 3 फंक्शंस हैं जो प्लेसेंटा परफॉर्म कर रहा है और आफ्टर बर्थ ये बच्चा खुद परफॉर्म करने लगेगा? वो 3 रोल्स हैं। सबसे पहले तो डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्प्टिव रोल, यानी कि फीटस जो है इस वक्त वो अपना खुराक तो नहीं बना सकता, लेकिन बनी बनाई खुराक डाइजेस्टिव एब्जॉर्बेबल फॉर्म में जो फूड है माँ के ब्लड से प्लेसेंटा में से बच्चे की आर्टरीज के अंदर जाएगी और वहां से वो अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए बच्चे के जिस्म में जाएंगी। इसी तरह नंबर 2 फंक्शन, बच्चे के अंदर पैदा होने वाले, फीटस के अंदर पैदा होने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो वेन्स के जरिए माँ की के ब्लड में शामिल हो जाएंगे और वहां से वो एक्सक्रीट हो जाएंगे। यानी कि एक्सक्रीटरी फंक्शन और डाइजेस्टिव फंक्शन या एब्जॉर्प्टिव फंक्शन 2 हो गए। और तीसरा फंक्शन रेस्पिरेटरी फंक्शन है, वो इस तरह की गैसियस एक्सचेंज यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई एंड कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सक्रीशन, ये दोनों काम भी प्लेसेंटा के जरिए सरंजाम पाते हैं। तो आई होप कि यहाँ से आपको समझ आ गई होगी। इसलिए मैंने आपका जो पॉइंट छोड़ा था ग्रोथ ऑफ फीटस, इसीलिए छोड़ा था कि मैं आपको पहले बता दूं कि फीटस की ग्रोथ किस तरह से होगी। पहले प्लेसेंटा बनेगा, उसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड, और फिर उसके बाद जो सैक है फॉर द चाइल्ड, अम्बिलिकल सैक, एमनियोटिक सैक, इसमें जिसमें बच्चा ग्रो करता है, फीटस ग्रो करता है, ये बनेगी। तो अब ये बनने से आपको समझ आ गया होगा इसका तमाम फंक्शन इन डिटेल। अब हम वापस चलते हैं आपके पेज की तरफ। डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा हम पढ़ चुके हैं। एनलार्जमेंट ऑफ मैटरनल टिश्यूज, जाहिर है बच्चा ग्रो करेगा तो माँ के मैटरनल टिश्यूज में इजाफा होगा ताकि वो यूट्रस को सपोर्ट करें। इंक्रीज मैटरनल ब्लड वॉल्यूम, ये शुरू में ही बहुत ज्यादा ब्लड वॉल्यूम 25% बढ़ जाता है, इसलिए कई दफा ब्लड प्रेशर भी माँ का बढ़ जाता है, तो इसलिए कोई ये टेम्परेरी फेज है, परेशानी की कोई बात नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, देखिए ये जरा बाद में लिखा हुआ है, मैंने आपको 30 बार समझा दिया है। प्रिपेयर द मदर फॉर लेबर, ये भी आ जाएगा एंड में। आगे है जो बात है फैटी एसिड्स, ये भी मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी क्योंकि हम न्यूट्रिशनल इनटेक की तरफ जब चले जाएंगे। तो अब आगे आ गई है व्हाट, ये हमने डेवलपमेंटल प्रोसीजर पढ़ लिया है। वी आर गोइंग टुवर्ड्स न्यूट्रिशनल इनटेक। तो सबसे पहले एनर्जी रिक्वायरमेंट वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस किस ट्राइमेस्टर में कितनी कितनी एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए। यहाँ इन्होंने पहले सबसे पहले आपको फैट्स की इनटेक के बारे में बताया है। फैट्स की इनटेक भी बहुत जरूरी है, अगरचे बहुत ज्यादा फैट्स तो रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन लॉन्ग चेन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ओमेगा 3 एंड ओमेगा 9, इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। ये कैसे लेंगे? ऑयल्स की शक्ल में हम लेंगे
और वाई दे आर एसेंशियल, ऑटोमेटिकली ऑयल हमारी डाइट में शामिल हो जाते हैं, चाहे वो बटर्स की शक्ल में हम खाएं या हम ऑयल्स, या हमारे जो ट्रेडिशनल फूड्स पाकिस्तान में बनते हैं, जो भी हम खाना बनाते हैं विदाउट ऑयल, हमारा कम में कोई खाना बनता है। और इसके अलावा डिफरेंट सैलेड्स वगैरह में भी बाज़ ऑयल्स इस्तेमाल होते हैं। तो ये डिफरेंट ऑयल्स की रिक्वायरमेंट जो है वो विजुअल डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन हार्ट डिजीजेस को भी अवॉइड करती है। इसके साथ साथ में सबसे अहम पॉइंट जो यहाँ नहीं लिखा हुआ, वो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब यहाँ मैं एक छोटा सा पॉइंट इस रूटीन से हट के थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, और उसके बाद हम फिर उसी तरीके पे चलेंगे जो कि हमारे पास मौजूद है, जिसकी स्लाइड्स आपको दिखाई जा रही हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिफरेंट क्रिटिकल पीरियड्स आते हैं, लेकिन जिस एक पीरियड को मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको बहुत शुरू में उसकी जरूरत पड़ जाती है। आपने शुरू वाले पहले पेज पे कहा था फोलेट की 400 माइक्रोग्राम जरूरत है, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगी इसकी जरूरत क्यों है। अभी खातून को या प्रेग्नेंट वुमेन को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी पता नहीं होता, क्योंकि सेकेंड वीक से फोर्थ वीक तक उसकी ब्रेन डेवलपमेंट एम्ब्रियो की हो जाती है। फिफ्थ वीक तक एम्ब्रियो जो पीरियड है बच्चे का, उसको एम्ब्रियो कहते हैं। अब फिफ्थ वीक तक तो कंसेप्शन के बाद यूजुअली औरत को पता भी नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। अब शी इज वेटिंग कि शी गेट्स प्रेग्नेंट और नॉट, और यही वो पीरियड होता है जब उसको फोलेट की जरूरत है, जो हमने शुरू वाले पेज में फर्स्ट पेज पे पढ़ा था, 400 माइक्रोग्राम्स। आप सोचेंगे फोलेट की शुरू में जरूरत है, इसलिए मैंने इसको लेदा से हाईलाइट करके लेदा से इसको फोकस किया है। फोलेट की जो जरूरत है वो इट प्लेज इट्स रोल इन द न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट। अगर इसकी कमी होगी तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो जाएंगे। वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स क्या हैं? अगर आपको पिक्चर दिखाई जा रही है, पहली वाली पिक्चर जो है वो एनेनकेफली, और एनेनसेफली भी बाज प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन एनेनकेफली मैंने किसी डॉक्टर से प्रोनाउंसिएशन दी है, देखी है, पूछी है, एंड आप नेट से भी चेक कर सकते हैं। एनेनकेफली एक स्टेज है जिसमें कि आप देखिए अपनी स्पाइनल कॉर्ड को टच करके देख सकते हैं। हम अपनी बैक पे हमारी हमारी कॉर्ड है जो ब्रेन तक जाती है, स्पाइन में बंद है, हड्डी के अंदर बंद होती है, इनक्लोज्ड होती है। तो जब ये ब्रेन तक जाती है एनेनकेफली की सूरत में, ये इट फेल्स टू बी इनक्लोज्ड इन द कार्टिलेज या इन द बोनी स्ट्रक्चर। ऊपर वाला हिस्सा जो ब्रेन की तरफ जा रहा है वो हिस्सा जो है वो इट टोटली फेल्स, जिसके नतीजे में ब्रेन डेवलपमेंट ही नहीं होती। और यहाँ फोलेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू फोलेट डेफिशिएंसी ऐसा होता है कि ये डेवलपमेंट ही नहीं होती, और इसका नतीजा या तो फौरन मिसकैरेज की सूरत में होता है, या बच्चे की डिलीवरी के फौरन बाद बच्चे की डेथ की सूरत में इसका नतीजा निकलता है। तो ये बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन है और इसका अर्ली प्रेगनेंसी से ताल्लुक है, इसलिए मैंने ये आपको इसको ज्यादा फोकस किया है। दूसरी चीज है स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा के लिए अगर ये आपको दूसरी एक और पिक्चर दिखाएं जिसमें स्पाइनल कॉर्ड दिखाई गई है और न्यूबॉर्न बेबी भी दिखाया गया है, तो आप देखेंगे कि हमारी कॉर्ड की, वैसे भी आपने पिक्चर्स देखी होंगी, वो एक हमारी कॉर्ड एक स्पाइन में बंद होती है, यानी बिल्कुल उसके अंदर सेफली प्रोटेक्ट की हुई होती है। अगर इसका सेंट्रल पार्ट बल्ज आउट होता है, इट फेल्स टू बी इनक्लोज्ड इन द बोनी स्ट्रक्चर, और ये बल्ज आउट हो जाता है बाहर से, जो कि मेनिंजिस कहलाती है। इसकी जो कवरिंग है हड्डी की बजाय वो एक स्किन टाइप कवरिंग बन जाती है जिसे मेनिंजिस कहते हैं। वो बाहर को बल्ज आउट हुआ हुआ होता है। इसको, इस स्टेज को कहते हैं स्पाइना बाइफिडा। अगर ऐसा बच्चा डिलीवर हो जाए जिसको स्पाइना बाइफिडा हो, तो ये भी बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है। ऐसे बच्चे को मेनिंजाइटिस, पैरालिसिस ऑफ वेरिंग डिग्रीज एंड सीरियस इन्फेक्शियस डिजीजेस का खतरा होता है। और अगर ऐसा बच्चा माँ को पहले पैदा हो चुका है, इन द सेकेंड डिलीवरी माँ फिर एक्सपेक्ट कर रही है, ऐसी सूरत में माँ को 10 टाइम्स ज्यादा फोलेट की जरूरत पड़ेगी
बिफोर प्रेगनेंसी ही उसको शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उसको नहीं पता कि कब उसकी प्रेगनेंसी होगी। ये डॉक्टर के साथ कांटेक्ट करने के बाद उसको ये बात सेटल करनी पड़ेगी। उसकी रिक्वायरमेंट ऑफ फोलेट विल बी 10 टाइम्स मोर। तो ये मैंने एक एबनॉर्मेलिटी क्रिटिकल पीरियड आपसे डिस्कस किया है। इसके अलावा बेशुमार क्रिटिकल पीरियड्स हैं, वो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने में आप डिस्कस करती जाएंगी प्रेग्नेंट वुमेन। लेकिन ये स्टेज जो मैंने आपसे डिस्कस किया, इसका फायदा ये है कि ये बिल्कुल स्टार्ट में होती है और इसका पता नहीं चलता। लिहाजा शुरू से ही प्रेग्नेंट औरत को या नॉन प्रेग्नेंट औरत को अपने फोलेट की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी रखनी चाहिए। अब हम आते हैं प्रोटीन्स एंड फैट रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फैट रिक्वायरमेंट्स का तो मैंने आपको बता दिया है, ओमेगा 3, ओमेगा 9, हाईली पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इनकी इंटेक बहुत ज़रूरी है। वैसे भी आपको 3 एसेंशियल फैटी एसिड्स का पता ही होगा, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड आर्किडोनिक एसिड। ये एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, ये आप अपनी डाइट में शामिल करें। उसके बाद है प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स। प्रोटीन इज द मोस्ट यूनिक food nutrient which is the most important and essential for the growth and development of cells of the body, for the growth of the human being, for the growth of the fetus, for the growth and formation of new cells of the body. And प्रोटीन के अंदर जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, नाइट्रोजन एक मादा पाया जाता है जो बाकी मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। Is it clear? Can you hear me now? Can you hear? Yeah, ma'am, we can hear. Can you hear me? जी मैम Can आपकी you आवाज आ hear रही me? है। जी जी आपकी आवाज आ रही है। Do you hear me? आवाज आ रही है? जी जी Can कंटिन्यू you hear करें me? मैडम, कंटिन्यू करें सेशन को। आवाज आ रही है? जी मैम आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू करें सेशन को। हेलो? जी जी मैम। Can you hear me? यस मैम आपकी आवाज आ रही आवाज है। आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है मैडम। मेरी आवाज आ रही है? आपकी बात बहुत कट रही है। मेरी बात आपको आ रही है नहीं। Can you hear me? ऑलराइट, आई थिंक थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी। हम प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स पे पहुंच गए हैं। आई थिंक आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर टू माय स्टूडेंट्स। तो प्रोटीन इनटेक के बारे में हर शख्स की रिक्वायरमेंट है 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। लाइक मेरा अगर वेट 50 केजी है तो मुझे 50 ग्राम चाहिए, लेकिन फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन
25 ग्राम्स मोर रिक्वायरमेंट चाहिए, 25 ग्राम ज्यादा। और ये रिक्वायरमेंट आप जानते हैं कैसे पूरी होगी, बल्कि मैंने आपको फैट्स के वक्त भी मैं भूल गई आपको बताना कि आप ऑयल्स के जरिए, फिश के जरिए अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं, फिश ऑयल्स के जरिए, ऑलिव ऑयल्स के जरिए। और फर्दर मोर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट्स तो आप सबको पता होगा, मीट, फिश, पोल्ट्री, एग्स, होल ग्रेन्स, सीरियल्स, पल्सेस और सीड्स के जरिए, नट्स के जरिए प्रोटीन्स की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। और नट्स वगैरह में काफी ज्यादा मौजूद होती है क्वांटिटी। मैम आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। मुझे जिशान भाई की तो आवाज आ रही है लेकिन मैम की नहीं आ रही। मैम का मुझे माइक मुकरब म्यूट। के अलावा किसी की नहीं आ रही आवाज। I आवाज नहीं आ think रही you can hear me now. यस मैम अब आवाज आ रही है आपकी। ठीक है। यस मैम आ रही है। आयरन की समझ आ गई, आयरन की समझ आ गई थी आपको? सॉरी, प्रोटीन्स की क्लियर हो गया था। प्रोटीन्स के बाद कैल्शियम है। कैल्शियम की क्यों हमें जरूरत होती है? कैल्शियम की हमें जरूरत पड़ती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ के लिए, डिक्रीज रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन एंड प्री एक्लेम्सिया इन द मदर्स, प्रॉपर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, और रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस फॉर प्रेगनेंसी आर 1 ग्राम। अच्छा, मैं आपको एक थोड़ा सा इसमें बात बता दूं कि कैल्शियम जो है उसकी रिक्वायरमेंट आप समझते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में आयरन का बहुत अहम किरदार है। और इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग में भी इसका बहुत अहम किरदार है। आप सोचेंगे वो किस तरह से? प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन होती है दैट कन्वर्ट्स इनटू थ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बिन इनटू फिब्रिनोजन एंड फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन। तो ये सारा एक लंबा साइकिल है ब्लड क्लॉटिंग का, जो कि कंप्लीट नहीं हो सकता विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम जो है वो हमारी मसल टोन के लिए भी, मस्कुलर रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी, जैसे हम हाथ पांव और बाजू वगैरह हिलाते हैं, इसके लिए भी जरूरी है। हमारे हार्ट मसल्स के भी मूवमेंट्स के लिए जरूरी है। हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी जरूरी है, जो कि माँ को जरूरत पड़ेगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी। और इसके साथ साथ कैल्शियम की बोन्स एंड टीथ के लिए बहुत जरूरत है। और आप सब जानते हैं कि कैल्शियम बोन्स, बच्चे की हड्डियां जो है उनका बनने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है? वो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क, चीज, और ये तमाम चीजें आप लेंगे तो इससे आपकी ग्रोथ हो जाएगी हड्डियों की। अच्छा, अब आता है आयरन रिक्वायरमेंट्स। आप जानते हैं कि जिस्म को ज्यादा खून की जरूरत है। खून के जरिए बच्चे में भी न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती है। और इसके अलावा कुदरत ने निज़ाम ऐसा बनाया है कि बच्चे के अंदर 6 माह का जखीरा आयरन का पहले से रखा हुआ होता है। क्यों? जब बच्चा दुनिया में आ जाएगा तो उसने पहले 5 या 6 महीने सिर्फ माँ का दूध पीना है, या बॉटल फीडिंग या वॉटेवर, उसने दूध पे गुजारा करना है। दूध एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिससे उसकी हड्डियां मजबूत होंगी, उसको कुछ हद तक कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे,
और उसमें शुगर भी, दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, प्रोटीन्स भी मिलेंगी, लेकिन आयरन नहीं मिल सकती। कुदरत ने इसका इंतजाम पहले से कर रखा है। वैसे तो बच्चे को कहा जाता है कि वो पैरासाइट नहीं है कि माँ के तमाम न्यूट्रिएंट्स ले ले और बेशक माँ को रिस्क पे छोड़ दे, माँ की डेथ हो जाए और बच्चा जिंदा रहे। अल्लाह ताला ने अडेप्टिव निजाम रखा है। कमजोर माँ में भी कुछ न्यूट्रिएंट्स बच्चे में जाएंगे, लो बर्थ वेट हो जाएगा बच्चे का, लेकिन माँ की मौत के चांसेस इतने ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन आयरन के मामले में बच्चा इस बात पे नहीं करेगा। आयरन उसको हर सूरत अपने 6 माह का जखीरा पूरा करना है, क्योंकि उसने 6 माह तक अपने जिंदा रहने के लिए उसको आयरन चाहिए, और वो आयरन अपने जखायर में से लेता रहेगा, वो उसने माँ के जिस्म से हर सूरत लेनी है। यही वजह है कि आयरन की रिक्वायरमेंट्स जो है वो माँ के अंदर बहुत ज्यादा हो जाती हैं लिवर के अंदर, क्योंकि 6 माह की रिक्वायरमेंट माँ ने डालनी है। और इसके अलावा जो ब्लड के लिए चीजें चाहिए, उसके लिए जिंक बहुत जरूरी है, जो कि हमें डीएनए फॉर्मेशन के लिए चाहिए। और इसके अलावा फोलेट जो है वो विटामिन B12 विटामिन B12 भी हमें चाहिए, जो कि फोलेट को एक्टिव फॉर्म में रखता है। और ड्रास्टिक अमाउंट ऑफ फोलेट के हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम आ जाते हैं विटामिन के ऊपर। विटामिन B12 इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ RBCs, रेड ब्लड सेल्स के लिए चाहिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, और नर्वस सिस्टम में इसका रोल मैं पहले डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि फोलेट और विटामिन B12 आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तमाम बी विटामिन की ज़रूरत माँ को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज़्यादा हो जाती है। विटामिन C की क्यों ज़रूरत पड़ जाती है? विटामिन C हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। आयरन की एब्जॉर्प्शन में विटामिन C का बहुत अहम किरदार है। इसके अलावा कोलेजन इज द नेम ऑफ अ प्रोटीन। कोलेजन फॉर्मेशन के लिए भी सेल को एक दूसरे को ज्वाइन करने के लिए कोलेजन प्रोटीन की जरूरत होती है, वो भी उसके लिए भी विटामिन C की रिक्वायरमेंट होती है। लिहाजा बच्चे की सेल ने फॉर्मुलेट होना है, नए सेल्स ने बनना है और आपस में जुड़ना है, उसके लिए कोलेजन फॉर्मेशन होगी, और कोलेजन फॉर्मेशन के लिए विटामिन C चाहिए। विटामिन K की क्यों जरूरत पड़ेगी हमें? क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग होगी। और विटामिन डी, अगर खातून खाना को मुनासिब एक्सरसाइज के लिए हैवी एक्सरसाइज का लफ्ज नहीं आपने इस्तेमाल करना, बल्कि ये डॉक्टर की एडवाइस के साथ हल्की फुल्की या हल्की फुल्की वॉक होगी। अगर वो फ्रेश एयर में वॉक करती है और अपने जिस्म को थोड़ा सा धूप भी लगवाती है, तो उसको एक्स्ट्रा स्टोर्स ऑफ विटामिन डी के एक्स्ट्रा सप्लीमेंट मैम आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही। to be close to the mic. I think now आप मुझे सुन सकते होंगे। आयोडीन की रिक्वायरमेंट स्टिल बर्थ से बचाती है, बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए है। जिंक की रिक्वायरमेंट है RNA, DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। जिंक जो है दैट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द ह्यूमन न्यूट्रिशन, फॉर द हेल्दी प्रेगनेंसी। एनर्जी रिक्वायरमेंट्स अगेन फिर आ गया है, इसको आप अगेन आगे कर दें क्योंकि हम काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। अदर कंसिडरेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आपने मेडिसिन तमाम डॉक्टर से पूछ के करनी है, स्मोकिंग अवॉइड करनी है और ऑल दैट। आगे फिर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग लैक्टेशन आ गया है, ये मैं आपको बताती जाती हूँ कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन है। अच्छा, अब थोड़ा सा ये मैं आपको बता दूं कि आपने ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेनी है। मेजर बातें बताती जाऊं। प्रोटीन्स के लिए मीट, फिश, पोल्ट्री, एग्स और दालें यानी पल्सेस, इससे आपकी न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी।
एक्स्ट्रा बीच में सर्विंग्स आपको देनी पड़ेंगी। मिड मॉर्निंग की सर्विस और इवनिंग सर्विस में आप हेल्दी और डेंस फूड्स देंगे। फैट्स के बारे में पहले ही बता दिया, आप ऑयल्स के बारे में, नट्स के जरिए भी इसकी इनटेक हो सकती है और ऑयल्स के जरिए भी। और कार्बोहाइड्रेट के लिए आप जब हमारे कल्चर में रोटी खाई जाती है तो स्टार्च की फॉर्म में, और फ्रूट्स खाए जाते हैं फाइबर की फॉर्म में चला जाता है, जिसमें विटामिन भी होते हैं, विटामिन सी भी होता है। और पीले रंग के फलों में विटामिन ए ऑटोमेटिकली चला जाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी होने के साथ साथ जो फाइबर है वो माँ की कॉन्स्टिपेशन को भी ऑटोमेटिकली दूर कर देता है। तो फ्रूट सर्विंग्स, सैलेड्स, रॉ वेजिटेबल्स और होल ग्रेन सीरियल्स यानी आई होप यू कैन हियर। अच्छा, दूसरा मैंने आपको बताया है डिफरेंट एक्स्ट्रा हेल्पिंग्स और एक्स्ट्रा सर्विंग्स के जरिए जब हम फ्रूट्स लेते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली कार्बोहाइड्रेट भी अंदर जाता है, शुगर भी जाता है, फ्रुक्टोज जाता है, और इसके साथ साथ आपका फाइबर जाता है जो कि कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। ये मुख्तलिफ डाइट्स लेने के और एक्स्ट्रा सर्विंग्स के जरिए मिल्क शेक्स, फ्लूइड की बहुत ज्यादा जरूरत है। मिल्क शेक्स की सूरत में लें, जूसेस की शक्ल में लें, और खजूर के अंदर बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है, आयरन है, रिचेस्ट सोर्सेज मैंने आपको इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स के बता दिए हैं। वैसे तो सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, लेकिन हमने मेजर न्यूट्रिएंट्स यहाँ पढ़ लिए हैं। कैल्शियम पढ़ लिया है, फास्फोरस पढ़ लिया है, जिंक पढ़ लिया है। जिंक के लिए आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स चाहिए, आपको होल ग्रेन सीरियल्स चाहिए, क्योंकि जिंक डीएनए की फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है। आयोडीन के लिए आयोडाइज्ड सॉल्ट हमें मिल जाता है, और हम ऐसी जमीन में से जो जमीन के अंदर पाई जाने वाली सब्जियां, कैबेज वगैरह, इनके जरिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। प्रोटीन में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मीट, पोल्ट्री, फिश एंड एग्स के जरिए पूरी हो जाती है। दीज आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स जो कि एक प्रेग्नेंट औरत को जरूरी है। इसके अलावा उसके अंदर इतने ज्यादा हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं जो कि उसके तमाम इन सारे फंक्शंस को होने के लिए मददगार साबित हो रहे होते हैं। प्लस वो एक फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में से गुजर रही होती है इस वक्त फैमिली की और हस्बैंड की। जो मेल स्टूडेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं और जो भी जितने भी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, चाहे वो फीमेल हैं, उनको ये बात सोचनी चाहिए कि एज ए पर्सन उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स प्रेग्नेंट वुमेन। स्ट्रेस, परेशानी या किसी किस्म की ज़हनी तनाव में मुब्तला करना प्रेग्नेंट वुमेन को, ये गलत बात। इसके लिए उसको हैप्पी रखना, उसको खुश रखना, उसको कंफर्टेबल रखना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल फैमिली। और दिस वे इंशाल्लाह उसको एक हेल्दी बच्चे को अगर वो डिलीवर करेगी तो दैट हेल्दी चाइल्ड विल बी टर्निंग इनटू अ हेल्दी होल इंडिविजुअल। तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट हेल्दी प्रेगनेंसी एंड इट्स रिलेशनशिप विद द न्यूट्रिशन। आपका अप्रोप्रिएट वेट पहले होगा तो अप्रोप्रिएट आपके यहाँ डिलीवरी होगी और बच्चे और माँ दोनों की हेल्थ ठीक रहेगी। और उसके बाद लेक्टेशन का पीरियड शुरू हो जाता है। लेक्टेशन में आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि आपको इतना ज्यादा जहन इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। यहाँ प्लेसेंटा फॉर्मेशन और ये वाली बातें तो नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला ने जो निज़ाम पैदा किया है, प्यूबर्टी के साथ ही अल्लाह ताला ने मेमरी ग्लैंड्स पैदा कर दिए हैं
जो इनएक्टिव हालत में होती हैं। प्रेगनेंसी के साथ साथ ये एक्टिव फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। और जो फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस करती है माँ बच्चे के लिए, उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। येलोइश फ्लूइड होता है, थिक होता है, एंड इट इज वेरी गुड फॉर द चाइल्ड, उसको एंटीबॉडीज प्रोवाइड करने के लिए। बच्चा पहले एक प्रोटेक्टिव माहौल में था, रिफाइंड फूड, और उसको ऐसा फूड जा रहा था कि जो बिल्कुल क्लीन था फ्रॉम द ब्लड इन द एब्जॉर्प्शन के जरिए से। अब वो दुनिया में आ गया है, बहुत सारी हवा उसको लग रही है और एनवायरनमेंट इतना नहीं है। एक बात याद रखिए, बच्चे के मुंह पे कभी भी प्यार नहीं करते। अगर आपका दिल चाह रहा है तो बच्चे के पाँव पे प्यार कर लें और उसको उसको हाथ को ज्यादा से ज्यादा उंगली लगा सकते हैं आप, लेकिन उसके मुंह को बिल्कुल अपने मुंह से दूर रखिए। अब कोलोस्ट्रम के लिए बच्चा आदि नहीं है दूध पीने के लिए, तो दो एंजाइम्स इस वक्त हेल्प करेंगे। एक उसको स्टिमुलेट करेगा ब्लड को, और दूसरा डक्ट्स के अंदर इजेक्ट करेगा। तो ये दोनों हार्मोन्स मिलके ब्लड फॉर्मेशन और ब्लड सप्लाई में अहम रोल प्ले करते हैं। यहाँ भी माँ का रिलैक्स और कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। लॉट ऑफ लिक्विड्स आर रिक्वायर्ड, मिल्क शेक्स हैं, मिल्क है कैल्शियम की प्रोविजन के लिए, और जूसेस हैं और वाटर है। लॉट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द मदर, और उसका कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। माँ बच्चे को अपनी गोद में लेके 45 डिग्री का एंगल बना के बैठेगी तो बच्चा बेस्ट फूड इनटेक मिल्क इनटेक कर सकेगा, और कोलोस्ट्रॉम जो है वो उसके अंदर एंटीबॉडीज पैदा करेगा ताकि बच्चा आने वाले इर्द गिर्द की जो जरासीम है उनका मुकाबला कर सके। और माँ जितना उसको, अच्छा कितनी कितनी देर बाद बच्चे को दूध देना है, ये भी एक क्वेश्चन है। बच्चा विल डिवेलप रिदमिक फ्लो इनटेक फ्रॉम द मदर, खुद ही वो 2-2 घंटे बाद फूड ऑन क्राई होता है। बच्चा भूख के लिए क्राई करेगा तो आप उसको फीड करें। और जब दूध पिलाते हुए माँ को चाहिए कि बच्चे का मुंह अगर सीधा है तो अगर वो निप्पल को बच्चे के गाल को छुएगी तो ऑटोमेटिकली बच्चा विल क्लाइन टुवर्ड्स मदर, और ये अल्लाह ताला ने उसके अंदर इंस्टिंक्ट रख दी है कि वो निप्पल की तरफ अपना मुंह ले जाएगा। अब थोड़ी सी एफर्ट करके माँ उसको फीड करेगी, थोड़ी सी प्रेसिंग करेगी ब्रेस्ट को ताकि वो आसानी से लेक्टेट कर सके। उसको एक कंफर्टेबल पोज बनाने के लिए कुशन्स की जरूरत होगी। ऐसी सूरत में फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन बढ़ जाती है, पार्टनर की बढ़ जाती है कि वो उसका अच्छा पोज बनाने में हेल्प करे, क्योंकि वो भी एक फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में से बाहर आई है और अगेन अभी स्ट्रेस में है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में है। लिहाजा उसका एक कंफर्टेबल पोज बनाना ताकि वो 45 की डिग्री के एंगल पे अपने बच्चे को गोद में लेके पिलाए। बाकी जितने भी पोज होते हैं माँ को लेटे लेटे दूध पिलाने के, ये दूसरे वो पोज ठीक नहीं होते, बल्कि उसको सीधा बैठ के कुशन के साथ पोज बना के 45 डिग्री के एंगल पे पिलाना चाहिए। एक और बात अहम जो बच्चों को आमतौर पर पता नहीं है, यंग जनरेशन को, लेकिन वो मैं आपको आपसे शेयर करती चलूं लेक्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर राइट ब्रेस्ट से अगर लेक्टेट किया है तो जब बच्चे ने बंद कर दिया, जब सेकंड टाइम वो पिलाने लगेगी तो लेफ्ट से नहीं करना, अगेन राइट से करना है और लेफ्ट पे खत्म करना है। और जब अगली बार करेंगी तो फिर लेफ्ट से शुरू करेंगी, यानी जहां से बच्चे को दूध पिलाना बंद किया था अगली बार आप वहीं से शुरू करेंगी और उसके बाद दूसरी ब्रेस्ट से उसे पिलाएंगी। इस तरह बच्चा मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स जो है वो अपनी बॉडी के अंदर ले जाने के काबिल होगा, और दैट इज ऑल। और एक बात अहम है कि वही तमाम न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट्स जो कि प्रेगनेंसी में थी, लैक्टेशन और प्रेगनेंसी में कोई फर्क नहीं है, और वही न्यूट्रिएंट्स उसको जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप मुझे बता
अच्छा, आई एम सॉरी यंग स्टूडेंट्स, कुछ आपको ऑडियो में, आवाज में कुछ मसाइल का सामना, बट आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपको सारा कुछ समझा दूं। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में भी मैंने आपको समझा दिया है कि इसमें ज्यादा लिक्विड्स लेने हैं, कैल्शियम डाइट लेनी है और अपनी प्रेगनेंसी वाली डाइट को जारी रखना है। पोज का मैंने आपको बता दिया कि पोजीशन क्या होनी चाहिए, और ये भी बता दिया कि सूरज में बंद कर देनी चाहिए, नेक्स्ट प्रेगनेंसी शुरू हो गई है। फीडिंग के बाद अल्लाह ताला की तरफ से ऑटोमेटिक निज़ाम ये होता है कि नए बच्चे के लिए कंसीव करने में ऑटोमेटिकली एक वक्फा अल्लाह ताला डाल देते हैं और ऑटोमेटिकली एक बड़ा गैप पैदा हो जाता है। लेकिन इन केस अगर अगली शुरू हो गई है प्रेगनेंसी, तो ऐसी सूरत में भी फीडिंग को बंद कर देना चाहिए और फार्मूला मिल्क ले लेना चाहिए। अगर मैं आपको मुख्तसरन बता दूं, टाइम है और बच्चे बोर नहीं हुए, तो मुख्तसरन ये है कि अगर आपने 2 आउंस बनाना है बच्चे के लिए, तो 2 आउंस ल्यूक वार्म वाटर, उसको आप अपनी कलाई पे चेक करें, रिस्ट के ऊपर चेक करें, रिस्ट अंदर वाले हिस्से के ऊपर। मेरा ख्याल है आपको पानी को चेक करना आना चाहिए। अपनी कलाई के ऊपर एक कतरा गिराएं, अगर वो आपको ठीक लगे, तेज गरम ना कम, दैट इज सूटेबल टेम्परेचर फॉर मेकिंग मिल्क। उस टेम्परेचर पे पानी को आप फ्लास्क में डाल के रखें। जरूरत के वक्त 2 औंस बनाएं। आप उसको चेक कैसे करेंगे कि 2 औंस ठीक है या नहीं? उसको आंख के लेवल पे ला के रखें, ना आंख से नीचे ना आंख से ऊपर, स्ट्रेट आंख के सामने रखें। तो उसकी अगर लोअर सरफेस सरफेस आपको पता है थोड़ी सी बे की शक्ल में होती है, अगर उसकी लोअर सरफेस नंबर 2 को टच कर रही है तो इसका मतलब 2 औंस पानी मुकम्मल है। अब आप 2 लेवल्ड टी स्पून जो है, जो कि मेजर्ड अमाउंट ऑफ फॉर्मूला है, वो उसमें डालेंगे। उसको लेवल करना जरूरी है। अगर आप ज्यादा हीप कर देंगे तो दैट विल बी टू थिक फॉर द स्टमक टू बी एब्जॉर्ब्ड। वो स्टमक में परेशानी यानी बच्चे को दर्द पैदा करेगा। और अगर आप कम कर देंगे तो दैट विल बी टू थिन टू मीट द न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट्स ऑफ द चाइल्ड। इसलिए उसको हीप करते हैं, पहले भरते हैं और उसके बाद उसको लेवल करते हैं। डब्बे के अंदर ही उसकी सहूलत मौजूद होती है लेवल करने की, या नाइफ, प्लेन नाइफ के जरिए भी उसको लेवल किया जा सकता है। लेवल करने के बाद उसे बनाएं। और एक बात और, अक्सर बच्चों को या खवातीन को ये तरीका है फॉर्मूला मिल्क के जरिए फीडर बनाने का। और इस तरह से फीडर लेके आप उसी पोज में 45 के एंगल पे लेके आप बच्चे को दूध पिलाएंगे और उसकी रिक्वायरमेंट्स वक्त के साथ साथ वो आपको पता चलता जाएगा। क्राइंग, बच्चे की रोने की आवाज से पता चलता है कि कितना मिल्क उसे देना है। That is all about lactation. I think I have tried my best to make the things clear to you, and I think you are satisfied, and it is over now. And if you find any question, you can ask me anytime. Or this is what I think I have tried my best to cover all the required things regarding pregnancy and lactation. Thank you for listening to me, and I'm really happy to talk to you and deliver this lecture. But I know that there are some problems regarding voice communication. I'm sorry for that, but I think the things are clear to you. Thank you, students, and थैंक यू सो Assalamu मच मैडम, आपका लेक्चर बहुत इंफॉर्मेटिव था और बहुत अच्छे से क्लियरली आपने मतलब हर चीज़ को एलेबोरेट किया है। बाकी अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो मैम से पूछ सकते हैं। जी हाँ, I'm ready to answer your questions. If you are interested in asking any question, I'm here to answer your questions. मैम कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि जो मेडिसिन है आपने वो थायरोडोजिन वगैरह बताई है, तो उसके साइड इफेक्ट भी हैं? उनका नाम दोबारा बताना चाहते हैं?
जी उनके बारे में थोड़ा सा बता दें कि मतलब मेडिसिन जी वो एंटीबायोटिक्स हैं, अगर पहले से ले रहे हैं तो दे आर नॉट एडवाइजेबल। कि मैंने एक डॉक्टर से पूछा था, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि ड्रग्स ना लें, ड्रग्स ना लें, तो मैंने पूछा भी कौन सी ड्रग्स, यूजुअली हम तो ड्रग्स ले नहीं रहे होते। तो जी उन्होंने जी कहा कई बार लोग एंटीबायोटिक्स ऐसे ले रहे होते हैं। तो ये प्रेगनेंसी से पहले, व्हेन आप पहले वाला पॉइंट देखिए, प्लान प्रेगनेंसी, जी अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप फोलेट शुरू कर दें 400 मिलीग्राम, जैसे कि हम इसको डिटेल से पढ़ चुके हैं, जिसकी जरूरत ही पहले 1 महीने के दरमियान पड़ती है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। फर्दर अगर आप किसी किस्म की कोई दवाई ले रहे हैं तो वो आप छोड़ दें। और इसके अलावा सप्लीमेंटेशन के लिए विटामिन सी के भी सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, आयरन के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से पूछ के लें तो ये बेहतर होगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करते रहना जरूरी है। जी जी कुछ बच्चों ने पूछा कि और फर्दर फोलेट डेफिशिएंसी का मतलब पूछा कि हम प्रेगनेंसी में लें या नॉर्मल रूटीन में भी हम ले सकते हैं, तो इसका भी थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ। जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इसको बात को भी मैंने एक डॉक्टर से डिस्कस किया था, क्योंकि जब भी मेरी ये आदत है कि कोई लेक्चर करूं, जब तक मुझे आम हालात में भी तसल्ली नहीं होती मैं उसको बात नहीं करती। तो फोलेट का ये है कि व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग, शादी के बाद नॉर्मल लाइफ में जरूरत नहीं होती, आप हेल्दी डाइट लेते रहें, इट्स ओके फाइन। फोलेट की ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जो कि फीटस की, बच्चे की पहले 1 महीने में डेवलपमेंट हो जाती है 5 वीक्स के दरमियान। तो अगर ख्याल होता है खातून का कि वो अब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, अब उन्हें प्रेगनेंसी प्लान कर लेनी चाहिए, तो उन्हें फोलेट इनटेक ले लेनी चाहिए। जी ये है बच्चों के लिए कुछ जवाब। बच्चे फूड सोर्सेज का पूछ रहे थे। 400 फूड सोर्सेज का वैसे भी जी किसका नॉर्मली पूछ रहे थे? फूड सोर्सेज जी मतलब कि फोलेट के जो फूड सोर्सेज हैं तो उसमें मतलब यही कि जो हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं या मतलब ऑरेंज वगैरह, ठीक है, तो वहां से भी ले सकते हैं। और नॉर्मली मार्केट से फोलिक एसिड की टैबलेट फोलिरान के नाम से भी मिल जाएंगी, और नॉर्मली फोलिक एसिड की मतलब टैबलेट जी की इसी तरह ही मिल जाएंगी फोलिक ये एसिड आपने के नाम से। अगेन बहुत अच्छा क्या है जो मैंने आपको बताया है फोलेट, ये आपको टेबलेट्स की शक्ल में ही लेना चाहिए जी पड़ेगा। बिल्कुल। यूरोप में ये चीज फोलेट के सप्लीमेंट्स यानी फोर्टिफाइड फूड्स मिलते हैं, यानी ऐसी सीरियल जिनमें फोलेट शामिल किया होता है। लेकिन चूंकि हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, हम्म, इसलिए हमें ये टेबलेट्स की शक्ल में ही लेनी पड़ेगी, एक बिल्कुल फिक्स अमाउंट। और बाकी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं डाइट की, जो कि आप एक्स्ट्रा अच्छी, मोर देन अच्छी डाइट आप ले रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आपकी बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इससे पूरी हो जाती हैं। आप सप्लीमेंट सिर्फ वही लेंगे जो डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा, लेकिन फोलेट जो है वो आपको सप्लीमेंट्स की फॉर्म में लेनी पड़ेगी। ठीक है। इसके और अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स वगैरह से हमें ये न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। जी एक बच्चे को क्वेश्चन था कि कोलोस्ट्रम का मतलब जो बच्चे को वो 1-2 दिन तक जो इनटेक करवाते हैं, तो जी जी जो हमारे वो कहते हैं कि कन्वेंशनल कोलेस्ट्रॉल का मतलब ये, जी जी कन्वेंशनल फैमिलीज हैं मैं वो थोड़ा इसको सा आपको चीज बता नहीं देती हूँ। करती, तो क्या वो देना चाहिए? तो मुझे हाँ अच्छा ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। मैं आपका सवाल सही तरह तो नहीं समझ सकी क्योंकि आवाज का थोड़ा सा मसला है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो है वो जरूर देना चाहिए बच्चे बिल्कुल को, क्योंकि वो उसमें एंटीबॉडीज पैदा करता है। तो उसमें ये है कि वो फर्स्ट मिल्क है, आफ्टर फ्यू आवर्स, बच्चे की डिलीवरी के चंद घंटों बाद माँ जो दूध प्रोड्यूस करती है, ताला ने रखा हुआ है, वो नेचुरल सिस्टम है। फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। लैक्टेशन एक मुश्किल प्रोसीजर है, इसमें माँ की बहुत एनर्जी और बहुत ज्यादा कैलोरीज लगती हैं। माँ को ये मुश्किल लगता है, उसकी सोशल लाइफ भी 2 साल के लिए खत्म हो जाती है। विदाउट द सपोर्ट ऑफ हस्बैंड, विदाउट द सपोर्ट ऑफ द होल फैमिली, इन लॉज, ये काम नहीं हो सकता। लिहाजा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक औरत की नहीं बल्कि पूरी फैमिली की है। फर्दर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम देयर एनी काइंडली मोर एक क्वेश्चन? जी जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी बताइए। मैम ये भी एक स्टडी में मैंने पढ़ा था कि जब मदर बॉडी में जो है ना फोलेट, विटामिन B9 और B12 इनकी जो एक्सेसिव मतलब जब अमाउंट हो जाती है तो फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है उसका अंदेशा होता है। तो हाउ विल मेक श्योर दैट दिस मच अमाउंट इज
present in the body of a कितनी mother. अमाउंट सुटेबल? जी जी. अच्छा, असल में ये आपने जो सवाल पूछा है तो बहुत अच्छा, ये आगे मौजूद था बहुत सारा डिसऑर्डर्स में, आगे बहुत सारे डिसऑर्डर्स थे, वो मैंने नहीं किए क्योंकि 1 घंटे का लेक्चर हो गया है हमारा, तो जी जी मैम. उसमें आप यही मैंने जो आपको डॉक्टर शुरू में आ गया था, और मैंने भी 2-3 जगहों पे कहा है कि बहुत ज्यादा ना लें। जहां तक फोलेट का है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, फॉलिक एसिड वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये जरूरत से ज्यादा तो ये भी नहीं ले सकते, ये डॉक्टर या जो अमाउंट डॉक्टर बताए वो ले सकते हैं, या फोलेट की जैसे 400 माइक्रोग्राम्स है इतना ले सकते हैं आप। दूसरी बात, ये जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन है ना, बी विटामिन या सी है, ये आप अगर ज्यादा ले लेंगे तो नुकसान नहीं है जिस्म को, क्योंकि ये आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद एक्सक्रीट हो जाते हैं बॉडी में से। नुकसानदेह वो चीजें होती हैं जो वाटर सॉल्युबल नहीं है, वो विटामिन ए, डी, ई, के, ये विटामिन, ये हाइपर विटामिनोसिस जिसे कहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। इससे चक्कर आते हैं, मतली और कोई ना कोई और नुकसान भी हो सकते हैं बॉडी में, कोई ना कोई ऐसे मसाइल हो सकते हैं। आपने जो स्टडी की है वो ठीक पढ़ी होगी, क्योंकि सारी स्टडीज मेरी भी नॉलेज में से नहीं गुजरती, और लेकिन मेरे पास डिसऑर्डर्स की लिस्ट है, उसमें हम देख सकते हैं। और ये जो सी ए डॉक्टर वाली बात है, डॉक्टर से पूछे बगैर कभी भी कोई सप्लीमेंट ना ले। वाटर सॉल्युबल का इतना नुकसान नहीं होता, विटामिन जी सी जी. की टैबलेट का नुकसान नहीं है, फॉलिक एसिड का नुकसान नहीं है, लेकिन आयरन की टैबलेट्स भी आप डॉक्टर से पूछ के लें, लेने पड़ेंगे आपको आयरन सप्लीमेंट्स, लेकिन डॉक्टर से पूछ के लें। Yes ma'am, got it. जी, और Thank you क्वेश्चन ma'am. बताइए। Thank you so much. मैम जो दो हार्मोन्स है हमारे, प्रोलैक्टिन और एस्ट्रोजन, जो कि मिल्क सिक्रीशन में इनका रोल है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि वो मतलब किस तरह वो मदर फीड को बूस्ट अप करते हैं या इनहांस करते हैं मिल्क जी जी, सिक्रीशन। मैं आपको एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा सा, जी मैंने जी इसको थोड़ा सा कम टच किया था, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। पहले मैंने इनके ऊपर फोकस काफी किया था, लेकिन मैंने फिर इसको छोड़ दिया। ये जो 2 हार्मोन्स हैं, अब पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर के हिस्से से सिक्रीट होता है ये हार्मोन, और इसका ये ताल्लुक है ये एक हार्मोन जो है, 2 हार्मोन हैं, अनफॉर्चुनेटली मेरे ज़हन में इस वक्त आ नहीं रहा है उनका नाम। एक हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करता है ब्लड को, ब्लड को स्टिमुलेट, सॉरी मिल्क को स्टिमुलेट करता है, जी जी और दूसरा डक्ट्स के अंदर मिल्क को इजैकुलेट करता है, यानी कि जो मिल्क प्रोड्यूस हुआ होता है बिल्कुल उसको डक्ट, आपने अगर थोड़ी सी पिक्चर्स भी बनी हुई हैं देखी हैं कि वो आगे से चेन्स और ब्रांचेस बनी हुई हैं डक्ट्स की, तो बड़ी डक्ट के अंदर आता है मिल्क जो है, उसमें इजेक्ट हो जाता है। हार्मोन्स के नाम फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने लैक्टेशन का डाइट के ऊपर ज्यादा दिया है, और खैर जय मैंने देखती हूँ शायद मेमरी ग्लैंड्स का है, और उसके बाद जी मुझे एक मिनट, हार्मोन्स हैं, प्रोलैक्टिन है एक, और दूसरा है ऑक्सीटोकिन, ये 2 नाम है। ऑक्सीटोकिन ये डक्ट में भेजता है, इजेक्ट करता है उसको मिल्क को, और जो है प्रोलैक्टिन ये स्टिमुलेट करता है ब्लड को। जैसे बच्चा रोने लगता है, आपने देखा होगा बच्चा रोने लगता है तो माँ को भी कुछ ना कुछ सेंसेशंस, आपने सुना होगा किसी से कि माँ को सेंसेशंस फील होने लग जाती हैं, तो फिर माँ खुद भी, ये भी एक रिलेशनशिप है माँ और बच्चे के दरमियान, कि ऐसे हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है कि माँ को भी एहसास होने लगता है कि वो फीड करे बच्चे को, ये सेंसेशंस पैदा करते हैं ये दोनों। पहला वाला हार्मोन प्रोलैक्टिन, और दूसरा जो है ऑक्सीटोकिन जो है, ये फर्दर दूध डालता है डक्ट्स के अंदर ताकि उसकी प्रोविजन को पॉसिबल बनाया जा सके। जी बिल्कुल मैडम, ठीक है आप। क्लियर? जी जी ये मेरा क्वेश्चन है। और कोई क्वेश्चन? जी उस्मान जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर ये क्वेश्चन है कि जो हर्बल रेमेडीज देते हैं मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं या ये ठीक होती हैं?
अगर तो उनका एक्सेस इनटेक क्या कर चीज रहे हैं देते हैं? मिल्क हर्बल प्रोडक्ट हर्बल रेमेडीज, हर्बल प्रोडक्ट्स, इनके बारे में एक्सप्लेन कर दे थोड़ा, और अच्छा, इनके हर्बल नाम के प्रोडक्ट साथ। नहीं, हर्बल प्रोडक्ट्स देखिए साइड इफेक्ट्स ज्यादा उन चीजों के होते हैं जो मेडिसिन वगैरह हैं। बहुत सारी हर्ब्स खवातीन लेती हैं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि नॉर्मल डिलीवरी में मिल्क जो है सप्लाई वो ज्यादा होती है बच्चे की। जब होती है सी सेक्शन या सिजेरियन तो उसमें अब इतनी ज्यादा हाई पोटेंसी की एंटीबायोटिक्स माँ को दिए जाते हैं कि ये भी एक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करती है इन द मिल्क प्रोडक्शन। तो ये जो हर्ब्स ली जाती हैं दे आर नॉट, दे डोंट हैव एनी साइड इफेक्ट्स, दे डोंट हैव एनी साइड इफेक्ट्स। प्लेंटी ऑफ वाटर बस लें। पुराने वक्तों में और अब के वक्त में ये है कि पुराने वक्तों में बहुत ज्यादा देसी घी वगैरह बना के कुछ माएँ चीजें देती थी बच्चों को, और अब जो है डॉक्टर्स कहते हैं टेक लॉट ऑफ वाटर, टेक लॉट ऑफ मिल्क शेक्स। तो हम चूंकि वक्त बायोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी भी वक्त के साथ बदलती है, रोल्स बदल जाते हैं इंसान के। पुरानी औरत का रोल और नई औरत के रोल में बहुत डिफरेंस है। आज की औरत ने ड्राइविंग करनी है, मेंटल वर्क करना है, पढ़ाना है, मेडिकल प्रोफेशन में जाना है, तो इसलिए अब हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। और पुरानी औरतों की निस्बत जैसे कि मैं अपनी मदर या बड़ों से सुनती थी कि ये चीजें जरूर देनी चाहिए। अब मैं डॉक्टर के पास जब मैं अपने वक्त में जाती थी तो एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने कहा मुझे कि आप मिल्क शेक्स लें, आप ड्रिंक्स लें, आप जूसेस लें। दे डिडंट से कि आप देसी घी की बनी हुई चीजें लें। तो स्मॉल अमाउंट में ले लेने में कोई हर्ज नहीं है, थोड़ी अमाउंट में ले लें, ठीक है, ये चीजें भी अच्छी होती हैं सेहत के लिए, लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स नहीं है। ओके मैम। मैम काइंडली आप ये बता दीजिएगा कि ड्यूरिंग सेकंड ट्राइमेस्टर हम फोलिक एसिड यानी जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो क्यों नहीं ले सकती? ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर, देखिए पहले ट्राइमेस्टर में तो मैंने इसलिए कहा था कि वो फौरन लेना शुरू कर दें। ये मैंने अपने पास से नहीं कहा, एक बुक भी कंसल्ट की है और एक डॉक्टर को भी कंसल्ट किया है। आप लोगों से बात करने से पहले मैंने एक डॉक्टर से भी बातचीत की थी, एमबीबीएस डॉक्टर से। तो उन्होंने कहा कि ये फौरन ले लेना चाहिए, बिफोर प्रेगनेंसी का पता हो या ना हो, व्हेन यू प्लान अ प्रेगनेंसी आप ले लें। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप इतने कॉन्शियस हो चुके होते हैं, आप डॉक्टर के पास जा चुके होते हैं, नॉजिया खत्म हो चुका होता है, वॉमिटिंग खत्म हो चुकी होती है, और काफी हद तक एक नॉर्मल सिचुएशन में आ चुके होते हैं। डाइटरी इनटेक का भी आपका एक पैटर्न बन चुका होता है कि मिड मॉर्निंग में आपने लेना है, लेट इवनिंग में आपने दूध का ग्लास पीना है, क्योंकि आप लॉन्ग इंटरवल्स के लिए छोड़ नहीं सकते अपने आप को। आपको एवरी 2 आवर्स कुछ ना कुछ खाना है। डिपेंड करता है कि 4 घंटे के इंटरवल के बाद कुछ खाते हैं कि 2 घंटे के इंटरवल के बाद खाते हैं। तो अगर आपने एक अच्छा अपने लिए न्यूट्रिशियस प्लान बनाया हुआ है तो इट्स फाइन। फिर अब आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें, कई बार वो विटामिन B12 की गोलियां आपको दे देते हैं, आप वो लें। एंड उसके बाद फिर आपको जो मैंने सारा आपको लेक्चर डिलीवर किया है उसके बाद मैंने आपको यही कहा है, सिर्फ फोलेट के अलावा कोई भी चीज मैंने इनटेक करने के लिए नहीं कहा, बगैर डॉक्टर की एडवाइस के आप आयरन टेबलेट्स भी ना लें। मैम ये जो फूड मिथ्स होती हैं लैक्टेशन के पीरियड में, जी मतलब इसमें कोई जी जी मिथ्स ये राइट होती हैं या फिर ये मतलब कि फॉल्स होती हैं? इसको सही लेना चाहिए या गलत? ठीक है, आपने भी बहुत अच्छा सवाल किया। जी जी, मैंने इसको पहले शामिल किया था, फिर मैंने कहा शायद बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। अब देखिए मिथ्स का वक्त नहीं रह गया, क्योंकि मैं आपको अगर अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी बात बताऊं तो इट इज 25 ईयर्स पहले की बात मैं बता रही हूँ कि डॉक्टर्स के ख्यालात अब बिल्कुल बदल चुके हैं। असल में पिछले सिंस 25 ईयर्स औरत का रोल टोटली चेंज हो गया है। अब वो बहुत ज्यादा मेंटल वर्क भी कर रही है जो कि पहले नहीं कर रही थी। मेरा ख्याल है कि आज की औरत ज्यादा प्रोडक्टिव है अगर वो होना चाहे तो। आज बहुत सुस्त और इस तरह के लोग हैं। तो मिथ्स के बारे में तो फिर हमें ओवरकम करना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं, मेरी मुलाजमा आके कहने लगी, बाजी मेरी सास ने कहा है, देखिए यही मिथ्स होती है ना सोसाइटी में, जो कि रात का खाना नहीं खाना, वो भूख से तड़प रही है, प्रेग्नेंट लड़की है। मैंने कहा तुम फिक्र ना करो, तुम इधर मेरे पास आओ। और ये बिल्कुल गलत है। कई लोग कहते हैं गोश्त नहीं खाना, कई लोग कहते हैं बड़ा गोश्त नहीं खाना, कई लोग, तो ये सारी गलत बातें हैं। आप मेरा ख्याल है हम इनको ओवरकम कर चुके हैं।
खीरा नहीं खाना, बड़ा गोश्त नहीं खाना, दे आर ऑल गुड। खीरे में इतना ज्यादा फाइबर है एंड ये गलत बातें हैं। ओके ठंडी मैम, चीज नहीं थैंक यू। खानी, गर्म चीजें नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। थैंक यू। थैंक यू। इफ द क्वेश्चन सेशन इज ओवर। मैडम लास्ट क्वेश्चन है एक बच्चे तो का। बच्चों ने बहुत अच्छे क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि मतलब मल्टीविटामिन का वो इनटेक कह रहे थे कि दूध के साथ मतलब मिल्क के साथ कॉम्बिनेशन में ये फोलिक एसिड का लेना मतलब ले सकते हैं या नहीं ले सकते, तो रिकमेंडेशन तो नहीं, नहीं है दूध के साथ क्योंकि आप जी जी मुझे वैसे आपका सवाल समझ नहीं आया। मैम वो क्या कहेंगे पूछा, दूध के साथ क्या लेना है? फोलिक एसिड की टैबलेट जो है वो मिल्क के साथ नहीं ले नहीं, आप सकते हैं पानी के साथ। वाटर से, बिल्कुल ऐसे। नहीं नहीं, पानी के साथ लीजिए। आप टेबलेट हमेशा पानी के साथ ही लीजिए, जी मल्टीविटामिन टैबलेट जो भी है मिल्क के साथ ना लीजिए। वो पानी के साथ ही लेनी चाहिए क्योंकि वो उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो पानी के कॉम्प्रोमाइज साथ हो जाती पानी है। के साथ। ठीक ये है बात सही है कि कई बार एक चीज की एब्जॉर्प्शन दूसरी चीज की एब्जॉर्प्शन को रोकती है। तो उस वक्त ये है जैसे फॉलिक एसिड की और अगर आयरन जो है इन टैबलेट फॉर्म में ली जाए, तो फॉलिक एसिड आयरन टैबलेट फॉर्म में अगर ली जाए तो उस आयरन को भी हिंडर करती है थोड़ा सा। बिल्कुल मैडम। लेकिन इसके लिए वही बात है कि फोलेट तो पहले लें और उसके बाद अगर आप डॉक्टर के आपको एडवाइस करता है और ज्यादा ट्रस्ट करें, आप मोर ट्रस्ट ऑन न्यूट्रिशन, तो फिर आप वेट गेन भी अपना चेक करते रहें कि वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है या नहीं, और वेट गेन चेक करते रहें और चेकअप्स करवाएं, मंथली चेकअप्स जो डॉक्टर के साथ हैं, तो वो आपको पता चलता जाएगा सिचुएशन का, किसी चीज की कमी या ज्यादती हो वो आपको पता चल जाएगी। जी मैडम ठीक हो गया, क्वेश्चन मेरे सबके कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू सो मच मैडम, आपका मतलब सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव था और बहुत अच्छे से आपने इसको वाइंड अप किया और थैंक यू सो मच।